हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स एट ईज क्लासेस। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम्स भी अच्छे चल रहे होंगे। तो आने वाली 18 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और उसके लिए हमने ये रिवीजन क्लास चलाई है। इस रिवीजन क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से कवर कर सकते हैं। और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 के मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यूनिट वाइज सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करके 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो हो जाती है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए सफिशिएंट है 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट होने के बाद हम इंडियन इकोनॉमी के भी सारे यूनिट्स कवर करेंगे और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम वहाँ पर भी कवर करेंगे। तो बिना देर करे चलते हैं हमारे मनी एंड बैंकिंग की यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा मनी एंड बैंकिंग है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बट यहाँ पर हम शॉर्ट और लॉन्ग सभी कवर कर लेंगे। तो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो जैसे भी मैं समझाऊं उसी तरीके से उनको समझते जाइएगा, क्योंकि इनमें से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका आएगा मनी सप्लाई में से कि मनी सप्लाई क्या होती है और मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आपसे कोई सा भी एक कंपोनेंट उठा के पूछ सकते हैं कि M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है या M4 में क्या इंक्लूड होता है, नैरो मनी कौन सी है, ब्रॉड मनी कौन सी है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है मनी सप्लाई क्या होता है। द सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी like coins, paper, money, demand deposit, etc. which are held by the public at any particular point of time. तो जो भी करेंसी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो और वो पब्लिक के पास है, वो हमारी मनी हुई। तो बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी जो है उसको कंट्रोल करता है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी भी इकोनॉमी में जो पैसा बैंक में हो या फिर पब्लिक के हाथ में हो, ठीक है, तो वो सभी पैसा हमारा मनी सप्लाई में आता है। ठीक है, चाहे वो पब्लिक के पास हो चाहे वो बैंक के पास हो। क्लियर? तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कौन कर सकता है? RBI कर सकता है। RBI के पास ये राइट होता है वो कब मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ओके, और RBI ये कब करता है? जब वो देखता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, उस वक्त मनी सप्लाई को वो कम कर देता है। और जब मनी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज कर दी जाती है, ज्यादा करेंसी प्रिंट हो रही है, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ मनी सप्लाई क्या है और कौन करता है ये। अब देखते हैं मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स। इसमें 4 कंपोनेंट्स है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 में हमारा आता है C प्लस DD प्लस OD, जिसे हम बोलते हैं करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। अब यहाँ पर आई थिंक क्लियर नहीं होगा इतना, तो नेक्स्ट शीट पर चलते हैं, वहां पर मैंने आप लिखकर प्रॉपरली समझा रखा है। आगे चलते हैं। सो ये रहे हमारे मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स, M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 कंपोनेंट्स हैं। M1 में हम पढ़ते हैं C प्लस DD प्लस OD। C जो है वो हमारा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, और जो हमारा DD है वो डिमांड डिपॉजिट है विथ कमर्शियल बैंक, एंड OD जो है वो हमारे अदर डिपॉजिट्स हैं। क्लियर? तो M1 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो M1 है यानी C प्लस DD प्लस OD वो हमारे M2 में भी इंक्लूड होता है और M3 में भी इंक्लूड होता है। तो M2 में देखिए क्या क्या आता है। M1 आएगा यानी कि C प्लस DD प्लस OD प्लस डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, यानी पोस्ट ऑफिस से होने वाली जितनी भी सेविंग्स है वो हमारी M2 में आ जाती है। और M3 के कंपोनेंट में हमारा M1 आएगा यानी C प्लस DD प्लस OD अगेन प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। तो अब आ जाएगी हमारी नेट टाइम डिपॉजिट। ठीक है, किसके साथ? कमर्शियल बैंक के साथ जो होती है। और लास्ट वन M4 में हमारा M3 आएगा यानी कि C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ NSC, यानी जितनी भी हमारी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस के साथ वो एक्सक्लूडिंग NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करके। तो ये सारे जो आपके मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए,
क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट इज मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, या एक्सप्लेन M3 कंपोनेंट, एक्सप्लेन M1 कंपोनेंट। तो कोई सा भी एक कंपोनेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये अच्छे से याद करके जाइएगा, ये हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो कर लेंगे आप सभी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो क्वेश्चन आएगा आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से भी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। चाहे क्रेडिट क्रिएशन बोले चाहे मनी क्रिएशन बोले, दोनों एक ही बात है, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी उसका पूछ लेंगे कि भाई कमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को करता है, और उसको हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन का आंसर। फर्स्टली आप एक्सप्लेन करेंगे क्रेडिट क्रिएशन क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या है। तो देखिए कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट विच आर मैनी मोर टाइम्स ग्रेटर देन देयर इनिशियल लेवल ऑफ डिपॉजिट। इसकी डेफिनेशन तो आप सभी को आती होगी कि क्रेडिट क्रिएशन किस तरह कमर्शियल बैंक करेगा, बट विद एग्जाम्पल कैसे करना है वो मैं समझाऊंगी आपको। तो फर्स्टली आप इसे समझाएंगे कि जो कमर्शियल बैंक है वो क्रिएट करता है क्रेडिट किसमें से, जो टोटल डिपॉजिट होता है उसमें से परसेंट डिपॉजिट करता है बैंक्स में पैसा, उसमें से कुछ अमाउंट जो होता है वो क्रेडिट क्रिएट करता है उस अमाउंट में से। ठीक है, और ये कई बार होता है, मैनी मोर टाइम्स ग्रेटर देन देयर इनिशियल लेवल ऑफ डिपॉजिट। तो जितना इनिशियल लेवल ऑफ डिपॉजिट होता है उससे कई ज़्यादा बार हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ परसेंटेज लेते हैं जिसके थ्रू क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस होती है। तो कमर्शियल बैंक का यही फायदा है कि वो कस्टमर का जो अमाउंट होता है उसमें से मनी क्रिएशन की प्रोसेस करता है। सो मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक कैन बी एसर्टेन्ड बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस होती है, जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट होता है इंटू 1/LRR। तो LRR क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो होता है, विच इज द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट दैट द बैंक्स आर मैंडेट टू कीप एज कैश देमसेल्फ। यानी कुछ अमाउंट जो होता है वो एज अ कैश बैंक अपने पास रखती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन हमसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी मांगा है उसका, तो ये फॉर्मूला तो आपको लिखना ही लिखना है आफ्टर डेफिनेशन। ओके, कि मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई में 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ऐसे कंप्लीट लिखना है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है LRR, पर आप लीगल रिजर्व रेशियो लिखेंगे, साइड में ब्रैकेट करके आप LRR लिख सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट द LRR बी 20%। तो मान लीजिए जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो 20% है। ठीक है, तो उसका इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 10,000 है, और रेशियो जो है 20% है। तो जो इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 का, उसके ऊपर 20% का LRR लगेगा, यानी कि मनी क्रिएशन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एज रिक्वायर्ड बैंक कीप 20% दैट इज ₹2,000 एज कैश। तो बैंक इन 10,000 में से कितना, 10,000 का 20% जो होगा वो एज अ कैश रख लेगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2,000। तो ये जो 2,000 होंगे वो एज अ कैश रख लेगा बैंक अपने पास, और बाकी का लैंड कर देगा। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ₹8,000, क्योंकि 10,000 में से 2,000 एज अ कैश रख लिए तो बचा कितना, 8,000 रुपये बचे। ठीक है, अब उन 8,000 के ऊपर फिर से 20% लगाएंगे तो कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 1,600। तो अगेन बैंक रखेगा अपने पास 1,600 रुपये और आगे लैंड करेगा 6,400। क्लियर, विच इज़ ऑल्सो 80%। तो इसी तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा कि पहले इनिशियल अमाउंट पे 20% रखा तो 2,000 रुपये सेव कर लिए बैंक ने अपने पास, फिर 8,000 पे 20% रखा तो 1,600 रुपये रख लिए। ठीक है, और बाकी का आगे क्या कर दिया, लैंड कर दिया। जो टोटल इनिशियल अमाउंट बचेगा हमारा, उस पे से इन्हें माइनस कर देंगे तो हमारा जो बाकी का अमाउंट बचेगा उस पर अगेन 20% लगेगा। समझ आ रहा है? तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मत समझिए, बस इतना समझ लीजिए कि जो आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा उस पर 20% लगता जाएगा, और जितना भी अमाउंट हो 20% लगने के बाद बचेगा वो एज अ कैश बैंक अपने पास रख लेगा, और बाकी का जो होगा वो लैंड कर देगा आगे। फिर अगेन जो लैंड किया हुआ अमाउंट है उस पर 20% लगेगा, और जो बचेगा
वो बैंक अपने पास रख लेगा और बाकी आगे लैंड कर देगा। तो यही जो मनी क्रिएशन की प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। इन दिस वे द मनी गोज ऑन मल्टीप्लाइंग एंड अल्टीमेटली टोटल मनी क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मनी क्रिएशन होती रहेगी। क्लियर हो गया ये? अब देखिए मनी क्रिएशन, जो हमारा इनिशियल अमाउंट है वो कितना है 10,000 और जो हमारा LRR है लीगल रिजर्व रेशियो वो कितना है 20%। तो 10,000 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। तो ये हमारा मनी क्रिएशन का फॉर्मूला हो गया। जब हमने 1/20 किया तो 500 आया हमारा मनी क्रिएशन। इनिशियल डिपॉजिट 10,000 था। सो आई होप आप सभी को ये क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक जो है या मनी क्रिएशन जो है कमर्शियल बैंक का वो समझ आ गया होगा अच्छे से। और अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तो आप यही एग्जाम्पल देख के आइएगा, बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, बहुत ईजी भी है। तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि क्रेडिट क्रिएशन बहुत सालों से ही पूछा जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा मनी एंड बैंकिंग का, इसलिए ये रिपीटेडली पूछा जाता है आपसे। और ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, ये आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने इसे बहुत अच्छे से करवाया क्लास में। और अगर आपको अभी मनी सप्लाई के कंट्रोल्स का नहीं पता कि कब बैंक रेट इंक्रीज होती है, कब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो इसको अच्छे से समझ कर जाइएगा, क्योंकि इनमें से कोई सी भी रेट आपसे पूछ सकते हैं। मैंने 2 हाईलाइट कर रखी है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी CRR और SLR। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट कब इंक्रीज करेंगे, कब डिक्रीज करेंगे, ये सारा ध्यान कौन रखता है? हमारा RBI रखता है। और ये सारा RBI के कंट्रोल में ही होता है कि जब इन्फ्लेशन हो गई है तो बैंक रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कब इकोनॉमी में से पैसे को कम करना है इन्फ्लेशन के टाइम में। ठीक है, तो ओवरऑल कंट्रोल जो होता है वो हमारे सेंट्रल बैंक RBI का ही होता है। तो ये सारी टर्म्स समझने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके 2 मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव में हमारा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी पूछा जाता है मोस्टली ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सारी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें करके जाइएगा। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है, मोरल सुएशन क्या है। अदरवाइज आप गूगल करके भी इसका मटेरियल कंटेंट एक बार पढ़ सकते हैं, फिर बना के आप लिख कर आ सकते हैं अच्छे से। तो एक बार CRR समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को CRR में कंफ्यूजन रहती है, तो उसे मैं क्लियर कर देती हूँ। बाकी आप सभी ये सब करके जाइएगा। आगे चलते हैं। सो CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, यानी मिनिमम अमाउंट होता है डिपॉजिट का दैट नीड्स टू बी मेंटेन एज अ रिजर्व बाय एवरी कमर्शियल बैंक। यानी सभी कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व रखते हैं, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है वो कमर्शियल बैंक क्या करता है, अपने पास एज अ रिजर्व रखता है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द RBI, तो कितनी रिक्वायरमेंट RBI को है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि CRR कितना रखना है, कितना कैश रिजर्व रेशियो रखना है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली हमारा RBI डिसाइड करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। एम ऑफ CRR क्या होता है? टू एंश्योर दैट बैंक्स डोंट रन आउट ऑफ कैश व्हेन डिपॉजिटर्स रिक्वायर फंड्स फॉर देयर पर्सनल नीड्स। यानी कि जब कस्टमर्स को, यानी हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको जब पर्सनल नीड के लिए फंड्स की नीड होगी उस वक्त कैश रिजर्व होना चाहिए बैंक्स के पास। यानी ऐसा ना हो कि जो बैंक्स हैं उनके पास कैश खत्म हो जाए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है कैश का वो रिजर्व रखता है बैंक अपने पास, ताकि जब डिपॉजिटर्स को नीड हो फंड की तो उस वक्त उन्हें फंड दिया जा सके। ठीक है, क्लियर हुआ? इसलिए कैश को रिजर्व करके रखते हैं सभी कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज एज अ कैश रिजर्व रखना है। ठीक है, सो करंट जो हमारा CRR है इंडिया का वो चल रहा है 4.5%। क्लियर? तो 4.5% करंट CRR हो गया हमारा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कैश रिजर्व रेशियो आपसे पूछा जाता है तो पहले डेफिनेशन दीजिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है।
कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है जो कि बैंक एज अ रिजर्व रखता है अपने पास, ताकि डिपॉजिटर्स को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े, फंड्स की नीड हो, तो उस वक्त उसकी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई कर सके एक कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक किस परसेंटेज में उसको रखता है वो आरबीआई डिसाइड करती है। तो सीआरआर जो है हमारा कैश का रिजर्व का रेशियो वो 4.5% है अभी करंटली। अब एग्जांपल देखिए, मानिए डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज़, कहाँ पे, बैंक में डिपॉजिट किया। अब बैंक ने उसका 4.5% एज अ सीआरआर रख लिया। तो जब सीआरआर 4.5% 10,000 का रखेंगे डिपॉजिट का, तो 450 जो होगा वो रिजर्व होगा। ठीक है, कैसे, 10,000 का 4.5% पॉइंट हटाया, 30 हो गई है, तो कितना बच गया, 450। तो ये 450 हमारा एज अ कैश रिजर्व हो गया। अब 10,000 में 450 को डिडक्ट करेंगे तो बैलेंस कितना हो गया, 9,550 बैंक के पास हो गया, 9,550 जो है हमारा वो बैलेंस हो गया। क्लियर, समझ आया क्या प्रोसेस होती है कैश रिजर्व रेशियो की। जब आपको समझ अच्छे से आ जाएगा ना, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत इजी है अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो। बट यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो आप खुद ही अच्छा से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है, कौन इसकी रिक्वायरमेंट्स को फिक्स करता है, क्यों फंड रखा जाता है और कितना % फंड रखते हैं, और जब हमारे डिपॉजिट में से उस फंड को डिडक्ट करते हैं तो हमारा बैलेंस कितना बचता है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये भी आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होती है, इट इज द मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। ये आरबीआई और गवर्नमेंट के थ्रू क्रिएट की हुई मनी होती है, इन विच द जनरल पब्लिक होल्ड द करेंसी एंड बैंक कीप कैश रिजर्व। तो ये बात ध्यान रखने की है, जो जनरल पब्लिक होगी वो होल्ड करेगी करेंसी को, और बैंक्स क्या करेंगे, कैश रिजर्व्स, जो हमने अभी सीआरआर पढ़ा वो। ठीक है, मनी डिफर्स फ्रॉम कैश रिजर्व इन दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ डिमांड डिपॉजिट, वेयर एज कैश रिजर्व आर यूज टू जनरेट डिमांड डिपॉजिट। तो बेसिकली जो कैश रिजर्व होता है वो यूज किया जाता है डिमांड डिपॉजिट के लिए, जनरेट करने के लिए। क्लियर, तो इसकी जो इक्वेशन है तो वो है H इज इक्वल्स टू C+R। जो H है वो स्टैंड कर रहा है हमारा हाई पावर्ड मनी के लिए, C जो है पब्लिक करेंसी, चाहे वो पेपर मनी हो चाहे वो कॉइन्स हो, और जो R है वो डिनोट कर रहा है डिपॉजिट विद आरबीआई बाय द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। ठीक है, thus powerful money is the sum total of money deposit with the public and banks fund. The central bank is primarily responsible for its creation. तो हाई पावर्ड मनी एक पावरफुल मनी है जो कि सम टोटल है, जितनी भी मनी डिपॉजिट पब्लिक के उसके और जितने भी हमारे बैंक फंड्स हैं उनसे मिला के ये हाई पावर्ड मनी बनी है। ठीक है, क्लियर हुआ। पावरफुल मनी क्या है हमारा, सम टोटल ऑफ मनी डिपॉजिट विद पब्लिक एंड बैंक फंड्स। तो याद रखेंगे ये ओवरऑल फॉर्मूला है हमारा हाई पावर्ड मनी का, और यहाँ क्लियर कर रखा है H किसके लिए स्टैंड करता है, C किसके लिए स्टैंड करता है, R किसके लिए स्टैंड करता है। सो H इज इक्वल्स टू C+R इज अवर हाई पावर्ड मनी। तो याद हो गया है सभी को हाई पावर्ड मनी क्या है। इक्वेशन इसकी जरूर लिख के आनी है और उन्हें मेंशन भी करना है, C क्या है, R क्या है, H क्या है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को आज के मनी एंड बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपका यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। जो भी टॉपिक आपको समझना होगा उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी और आपको उसे अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करें। तो आपको कैसी भी हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प करूँगी, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, बट प्रॉपरली आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयार करके जानी है ताकि एग्जाम्स में मेरे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से सारे क्वेश्चंस आते हों। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी आने वाली रिविजन क्लासेस हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको सभी नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएंगे। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।